नमस्कार, मेरा नाम है मोहित देशपांडे। 8 स्क्वायर एंटरटेनमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इंटरव्यूज विद आर्टिस्ट के इस नए एपिसोड में हमारे साथ है देश के और विश्व के जाने माने प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित हरीश तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। पंडित जी का तो वैसे कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सारे शास्त्रीय संगीत जगत में इनका नाम प्रख्यात है और इनकी बुलंद गायकी के लिए ये जाने जाते हैं। पर आज हमें अवसर प्राप्त हो रहा है पंडित जी के साथ बैठकर उनका इंटरव्यू करने का। तो पंडित जी, जो कुछ कॉमन सवाल है जिनके उत्तर आप पहले कुछ इंटरव्यूज में ऑलरेडी जी उनके जवाब दे चुके हैं। जी हाँ। पर फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी आपकी शास्त्रीय संगीत जगत में जो शुरुआत हुई जी और आप कैसे आपके गुरु पंडित भीमसेन जोशी जी से मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला हूँ जी। और गांव है मेरा जी। कैथवलिया। तो वहाँ से मैं, जैसे बाकी में तो सब बताया कि कैसे कैसे मैंने शुरू किया। जी। जैसे पंडित जी की बात आपने बताई कि पंडित भीमसेन जोशी से कैसे वो हुआ। तो मैं बैचलर डिग्री ले रहा था बनारस यूनिवर्सिटी में। ओके। तो उस समय जो है मैं गाना सीखता था। हमारे गुरु थे पंडित ठाकुर चौबे, पंडित अजीत भट्टाचार्य जी और आचार्य नंदन जी। पंडित ठाकुर चौबे जी तो देवरिया में हमारे गुरु थे। तो वहाँ मैं गाना सीख रहा था, तो वही एमए कर रहा था मैं। तो उसी समय हम वहाँ कार्यक्रम करते थे तो लोग तारीफ करते थे, लेकिन हमें गाने से संतुष्टि नहीं मिलती थी उस समय। मतलब जो आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं। जी हाँ। तो फिर कई लोगों ने बोला कि ये अभी प्रैक्टिकल उसमें जाइए, आप आगे कहीं आप, जैसे आपकी गायकी पंडित जी से मिलती है, पंडित भीमसेन जोशी जी से, तो उसमें मैं उनको बहुत लाइक करता था। जी। तो मैं वहाँ एक जो श्रीकांत मिश्रा जी थे, पखावज वादक थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ छोड़ के चलो, यहाँ से आगे बढ़ो। तो हमने कहा कहाँ जाएं, कैसे जाएंगे, हमको तो वहाँ जाना है पंडित जी के यहाँ। जी। तो उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ कैसे कैसे जाना है। तो उन्होंने लेटर दिया और मैं भोपाल में, ये पंडित उमाकांत गुंदेचा जी थे। जी। तो उनके बाद बोला वहाँ चले जाओ और वहाँ जो है उनसे लेटर लेके, तो कहीं से लेटर लिखवा देंगे। जी। तो वहाँ अशोक वाजपेयी जी वहाँ थे, माननीय अशोक वाजपेयी जी, और वीबी कारंत जो बहुत बड़े नाटककार थे। जी। तो उनका से लेटर लिखवाया, बहुत मदद की मेरी। तो मैं पंडित जी के यहाँ पूना गया। मैं अच्छा। लेटर लेके गया तो उन्होंने बोला कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मई में आना, मैं आवाज़ सुनूंगा। अच्छा। तब बताऊंगा। तो वो पुणे में नहीं थे, बाहर कहीं जा रहे? बाहर कहीं जा रहे थे वो। अच्छा। बाहर विदेश का उनका प्रोग्राम था, विदेश में। तो उसके बाद मैं मई में गया, फिर कुछ दिन, कल आना परसों आना ऐसे करके। अच्छा। फिर आवाज़ सुना उन्होंने और उन्होंने पूछा कि शौकिया गाना सीख रहे हो या धंधा करना है? तो हमने बोला कि धंधा करना है। तो उन्होंने बोला लाखों में एक बनना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। फिर हमने बोला ठीक है, जैसी आपकी का आदेश होगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो दूसरे दिन से तालीम चालू हुई, कैसे रियाज करना है सुबह भर। अच्छा। सुबह का रियाज। तो उस समय वही आकार में तानपुरा खड़ा करके हनुमान जी वाले आसन में, वीरासन में बैठ के वो तानपुरा खड़ा करके आकार में रियाज करना है। 1 साल तक कोई राग नहीं गाना, दूसरा कुछ नहीं गाना है, बस सुबह भैरव शाम को यमन, 2 ही राग बस। 2 ही राग। 5-6 महीने के बाद फिर हम लोगों ने कई बार बोले हम, तो उन्होंने बोला भीम पलासी ले सकते हो, अभी वो भी आकार में ही करना है। अच्छा। 1 साल के बाद बंदिश गाना। तो 1 साल तक कोई बंदिश नहीं गाई। तो ऐसे तालीम चल रही थी।
तो आपने जैसे बताया कि गुरुजी ने आपसे कहा कि लाखों में एक बनना पड़ेगा, जी जी। कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे, और आपने कठिन परिश्रम किए और आप लाखों में एक बन भी गए। अब ये तो लोग बताएंगे, कोशिश तो किया करने का। नहीं पर हाँ, तो ये जो है, तो इसी से पंडित जी अगला सवाल उत्पन्न होता है जी जी कि इससे ही मिलती जुलती कहानी पंडित भीमसेन जोशी जी की भी थी। जी जी तो उनकी इंटरव्यूज में भी उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की रिकॉर्ड वो सुन रहे जी थे, जी जी और उनको तब ऐसा लगा था कि गाना यदि आए जी जी तो इस तरह का गाना गाते आना जी चाहिए। जी जी और फिर उनके मन में तब से ही इच्छा उत्पन्न हुई थी कि इसी घराने में तालीम लेनी है। जी जी जी। तो आपसे प्रश्न ये है पंडित जी कि पहली बार पंडित भीमसेन जोशी जी का आपने जब गायन सुना तो उसके बारे में हमें जानना है। वो मैं सामने से तो गाना नहीं सुना उनका, उसके पहले मैंने गाना मिलने के पहले गाना सामने से नहीं सुना था। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनी। मेरे बनारस में जो गुरु थे पंडित अजीत भट्टाचार्य जी, वो बोलते थे कि वो गाना सुनो पंडित भीमसेन जोशी जी का। हमारे गुरु जी भी बनारस में थे, भट्टाचार्य जी, पंडित ओंकारनाथ जी के शिष्य थे। वो पंडित जी को बहुत लाइक करते थे, बोले उनका गाना सुनो। तो एक बार मैंने संजोग से रेडियो पे आए, भले तो रेडियो आए तब तो देखा जाएगा, या कैसेट सुने जी। तो उस बीच में हमारे डिपार्टमेंट में उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था थी बनारस यूनिवर्सिटी में। तो उसमें रिकॉर्डिंग सुना जाता था एक हफ्ते में एक दिन। तो जैसे जिसको पसंद हो बोलो कि किसका रिकॉर्डिंग सुनना है, तो इंस्ट्रूमेंट वाले रहते थे, निखिल बनर्जी का सुनाइए, रविशंकर जी का सुनाइए। तो कोई किसी दिन कुछ किसी का नंबर आता था। एक दिन कोई सीनियर नहीं था, हम ही लोग थे। तो मैडम ने पूछा कि किसका सुनना है, मैंने बोला पंडित भीमसेन जोशी की रिकॉर्डिंग सुननी है। अच्छा, तो आपने मांग लिया था हाँ, कि वो सुननी है, अभी सुना नहीं था मैंने। तो उन्होंने वो मियाँ मल्हार की रिकॉर्डिंग सुनी। अच्छा। करीम नाम तेरो जी जी। और वो छोटा ख्याल अत धूम आई बदरिया घुमड़ गरज गरज। अच्छा। वो रिकॉर्डिंग जब सुनी तो हमने कहा ये गाना आना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो जैसे गुरु जी की कथा है वैसे ही शिष्य की भी वैसी कथा है। हाँ, वही सब सिमिलर होता ही है। लेकिन गुरु जी को तो मेरे बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा ना। जी जी जी। उस जमाने में गाड़ी नहीं थी, कैसे जाना था। तो वो चपाती में घी नहीं डाला, रोटी में घी नहीं डाला, इस बहाने से वो घर से। हाँ, वो गुरु जी तो बोले थे बहाना था एक। जी, बहाना था। तो क्या है कि उस समय कितना मेहनत करना पड़ा होगा। वो हम लोग तो थे, फिर भी कैसेट बिकती थी जी, पैसा दे के कैसेट खरीद सकते थे। उस समय में तो कोई रिकॉर्ड एक 3 मिनट का 4 मिनट का बचता था उसमें जी। तो वही उसी से रेडियो पे चले तो चले, नहीं तो कोई खरीदे ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिसका बजने का वो, तो उसमें बहुत मुश्किल था जी। तो अभी तो आसान है, सबका कभी भी सुनना, तो सब फोन पे अवेलेबल। और उस समय भी बहुत फिर भी ठीक था, कैसेट आ गया था जी। तो ये है कि पैसा खर्च करके रिकॉर्डिंग सुन लेते थे। तो हम लोगों के लिए तो बहुत, उस गुरुजी के मुकाबले हम लोग का तो कोई मेहनत ही नहीं की हम लोग। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बोलेंगे लोग कि आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन उस मेहनत के सामने तो हमारा मेहनत तो 5% है। हम तो यही मानते हैं जी जी। उस जमाने में क्या होगा, घर से निकल गए, पैसे नहीं है, हम लोग के घर में तो पैसे दे देते थे, आ जाओ। हमारे घर में रोक टोक नहीं था उस पर। वो गुरुजी के यहाँ भी उनके पिताजी भी बताते हैं कि बड़े शौकीन थे, लेकिन गुरुजी ऐसे निकल गए। वो कहते हैं कि एक तबला बजाने वाले जो थे उनको उन्होंने हायर करा, मतलब। और इधर तो खैर माहौल भी अच्छा था ना, इधर महाराष्ट्र कर्नाटक में। बिल्कुल, कर्नाटक में तो तब जी हाँ, तो वही है। ठीक है पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि आप पहले बनारस घराने की तालीम पा चुके थे जी जी, पंडित भीमसेन जोशी की। ना, वो बनारस घराने की तालीम नहीं थी, वो मेरा ग्वालियर घराने का था। वो ओंकारनाथ जी की परंपरा से वो थे हमारे गुरुजी पंडित अजीत भट्टाचार्य जी और आचार्य नंदन जी। अच्छा। तो हमारे पंडित अजीत भट्टाचार्य जी तो ग्वालियर गाते थे, ग्वालियर घराना ओंकारनाथ जी का जी। और आचार्य नंदन जी जो थे वो ग्वालियर घराने का भी गाना गाते थे, ओंकारनाथ जी का, और बाकी भी गायकी गाते थे। क्योंकि वो पंडित पंडित कुंदन लाल शर्मा जी, उनको पंडित कुंदन लाल भूत भी बोलते थे लोग। अच्छा, भूत तो वो थे, तो झंग के रहने वाले थे, बंटवारे में इधर आ गए थे। रोहतक में रहते थे। उस जमाने में
जब मेरे गुरुजी बता रहे थे उस समय वो बनारस में रहते थे, अच्छा पंडित कुंदन लाल जी। तो उनसे वो पंजाब अंग की गायकी सीखी। अच्छा तो वो भी गाना हम लोगों को मेरे गुरुजी आचार्य नंदन जी उस समय हम लोगों के गले में वो संस्कार डाल दिया था कि पंजाब घराने का, शाम 84 घराना का, उसको बताते कि ये ऐसे ऐसे वो गले में गा के सब उसकी तालीम दी। तो बाद में मैंने फिर पंडित कुंदन लाल जी से भी गाना सीखा। वो मेरे गुरुजी ने भेजा मेरे को, अच्छा बोला उनसे सीखो मेरे गुरुजी से। वो उनको बोला कि ये हमारा बेटा है जाएगा जी, तो बोले हाँ भेजा इसको। अच्छा तो पहले कुछ तो ध्रुपद सिखाया उन्होंने। अच्छा, वहाँ भी क्या होता था कि वहाँ कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो गुरु सिखाए वही सीखना पड़ेगा, चुपचाप बैठे रहना। पुराने ज़माने के लोग थे वो। जी जी बिल्कुल। तो बंदी से ध्रुपद सिखाया, 2 दिन सिखाया, ध्रुपद सिखाया। फिर बाद में बोला तुम तो ख्यालिया हो जी तो तुम ध्रुपद सीख के क्या करो? हमने कहा नहीं, जो आप सिखाएंगे वही सीखूंगा मैं। तो ध्रुपद कोई का ख्याल बना देते थे वो। अच्छा, 4 ताल की चीज़ को अब उन्होंने ख्याल बना दिया, बोला इस तरह से गाना तुम इसको। तो मतलब ये एक सिमिलैरिटी उसमें थी। और जी जी। और उनके मतलब प्रतिभा ऐसी थी कि वो संगीत के क्या कहते हैं कि सागर में इतनी डुबकियां लगा चुके थे कि जी 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 वो अधिकार उनको प्राप्त था। वही। और वो 3 ताल की बंदिश 1 ताल में, जी 3 ताल की बंदिश 1 ताल में, रूपक की बंदिश 3 ताल में। 3 ताल में बोलते इसको ऐसे इसमें गाएंगे, इसमें इसका। ये लोग सब गुरुजनों का ही है। जी। मैं कभी कभी गाता हूँ तो वो तो मेरा तो नहीं है, मेरे गुरु का ही किया हुआ, तो वही दिमाग में है, कान में, जी। तो ऐसे कर लेते हैं। पंडित जी आपने जैसे भी बताया कि गुरु जी का ही दिया हुआ है। बहुत लोग ये मतलब टीका उसको कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि पंडित हरीश तिवारी जी भीमसेन जोशी जी की नकल करते हैं जी। तो ये वैसे कहना तो उचित नहीं है, पर इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? वो तो मैं स्वीकारता हूँ कि मैं करता हूँ नकल। गुरु की नकल नहीं करेगा तो किसकी नकल करेगा? ये भी बात सही है। अब जैसे इसमें सफाई देने की क्या बात है? हम जिसके पास गाना सीखने गए हैं तो वो जैसा गाएगा वैसे ही तो हम करेंगे। एक मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सभी ने किया है, सभी ने किया। अब मैं नाम नहीं लूँगा। फिल्मी गायकों में भी ले लीजिए, जी जी, रफ़ी साहब को ले लीजिए, किशोर कुमार को ले लीजिए, लता जी को ले लीजिए, किसने नकल नहीं किया? उस्ताद आमिर खान साहब को ले लीजिए, नकल नहीं किया उन्होंने। खाली अपने आप गाना कैसे बन जाएगा? जरूर किसी न किसी गाने से प्रभावित है। जी जी जी। वो केवल एक किताबी बात हो गई कि कहना, जैसे होता है ना कि कुछ लोग सुन लेते हैं जी, किताब में लिखा है जी। अरे भाई वो पंडित भीमसेन जोशी हैं जी, वैसा तो दूसरा पैदा नहीं होगा। तो लेकिन हम उसी रास्ते पे चलेंगे। एक हमारे सामने रास्ता तो चाहिए ना जी। तो हम जब उस रास्ते पे चलेंगे जिनसे सीखें तो झलक आएगी। वो आना चाहिए और इसको ये आना जरूरी है। नहीं तो आप कोई हकदार नहीं है कहने के कि हम उनके शागिर्द हैं जी। और ये तो मैंने एक शास्त्र में भी पढ़ा था जी। तो ये संगीत बोध है या शरदचंद परांजपे जी का। अच्छा। उसमें घराने पर उन्होंने लिखा है जी। कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य में अपनी तस्वीर देखना चाहता है जी। गुरु शिष्य को जब तैयार करता तो वो चाहता कि दूसरी तस्वीर मेरी ये बने। तो ये मेरे तरफ से ये गलत थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। उसमें अब फिर बाद में वो अब हम सोचें हम नई स्टाइल बनाएंगे। जैसे कई लोग जो ये बात कहते हैं ना, जो ये बात कहते हैं गुरु से सीख के खुद का बनाना। हाँ, जो ऐसा सोचते हैं जैसे बोलते हैं कि वो नकल करते हैं, तो उनका मूल्यांकन करिए वो कहाँ है। ये भी बात तो बोलने जैसे। हाँ, ये क्रिटिसिज्म करना तो बहुत आसान है ना, पर कला तो कहने का मतलब ये कि जब उसमें लिखा भी है कि गुरु जो है शिष्य में अपनी तस्वीर देखना चाहता है जी, तो तस्वीर दिखनी चाहिए उसमें ना, ताकि कहीं से नामो निशान नहीं होना चाहिए। खाली रोज बोल रहे हैं कि मैं इनसे सीखे हैं इनसे। अरे श्रोता को बोलना चाहिए कि ये किस घराने का कलाकार है, आपकी गायकी में किन की छवि दिख रही है। और एक आदमी का नहीं दिखता है, ध्यान से जो सुनने वाले हैं ना वो बताते हैं। इधर महाराष्ट्र कर्नाटक में कोई नहीं बोलता है। महाराष्ट्र में कर्नाटक में मैं देखता हूँ जाके बोलते हैं ये आपका अगला अपना गाना है। हमने कहा देखिए ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु का ही है, मेरा तो कुछ नहीं है, जो भी दिया गुरु जी का, उन्हीं का आशीर्वाद से वो आता है।
और भगवान की कृपा से आता है। जी जी। तो इसमें जो है कोई वो नहीं है। गाना हमारे गुरु ने बोला था सुर में होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जी। अगर अच्छा नहीं लगा तो संगीत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी संगीत शास्त्र राग हो या जो भी हो, जी मैंने ये ताने करी, ये मैंने पलटे किए, ये बोल बांट किया, वो अच्छा दिल को छुआ नहीं तो कोई वो नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। जी तो यही चीज़ है। तो इसमें कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। एक बार एक क्रिटिक ने लिखा था, अच्छा, मैं दिल्ली मैगज़ीन में? ने उसमें पेपर में पेपर में। दिल्ली में मैं पहली बार प्रोग्राम किया था साहित्य कला परिषद का। तो एक क्रिटिक ने लिखा था कि इन्होंने अपने गुरु की आवाज़ में गाया, हिज मास्टर्स वॉइस, ऐसे लिखा था उसमें। मैं पूरा गाया था उसमें। अच्छा। तो हिंदू में, द हिंदू में। अच्छा। तो मेरे गुरुजी दिल्ली गए तो उन्होंने बोला कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं पेपर कटिंग लेके गया था। तो नया नया उसमें था। तो माता गुरु माँ भी हमारी थी, तो दिया पढ़ने के लिए। उन्होंने बोला हे आओ, ये बरोबर नहीं, ये तो बरोबर नहीं, बरोबर नहीं है ये। तो गुरुजी ने बोला लाओ 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 लाओ, बगू दिया बगू दिया। हाँ बगू दिया। जो बोले गुरुजी ने, बोला क्या लिखा है, ठीक है ठीक है। अच्छा, ऐसे उन्होंने, हम उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा गाया जैसे पैसा पर्दा डाल दिया तो लग रहा पंडित भीमसेन जोशी गा रहा हूँ एक। और लेकिन बोला हाथ भी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो गुरुजी ने लास्ट में बोला नहीं, ये जो लिखा लास्ट में, मन पुरिया राग को खूबी गाया और वेल ट्यून, ये चाहिए, सब ठीक है, बाकी सब अपनी जगह है। हमारी गुरु माँ बोलने लगी तुम ऐसा करो, शीशे में चेहरे में देख के गाओ। गुरु जी नहीं, ठीक है तुम्हारा, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, ये ठीक है ना, सुर में गाया। हमारे गुरु जी का गाना का तब देखो सुर में होना चाहिए, राग सही गाना चाहिए। तो क्या हो रहा है पहले तो होगा ही होगा, करेंगे तभी ना आप बाद में हमारी अपनी नेचुरल बनेगी। जब रोज उन्हीं से सीख रहे हैं तो उसमें तो हम कैसे गुरु जी चलते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, ये भी हम ध्यान देते हैं। जी। उनकी चर्या कैसी होती है, करिए तो तभी तो आएगा विद्या। वो और सुर लगाते समय उनके विचार किस तरह से होंगे, वो जब तक वो भक्ति नहीं आएगी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है यही तो गुरु शिष्य वही भक्ति है। और संगीत जो है वो ऐसे गुरुमुखी विद्या है। मैं तो उनको मानता हूँ जो रफ़ी साहब के भक्त हैं। फोटो लगा रखा रफ़ी साहब का, रफ़ी साहब को देख के गा रहे हैं। किशोरदा के फैन हैं जी, मुकेश के फैन हैं, तो उनका फैन है तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये इतनी भक्ति है तभी तो उनके गले में आ गया। सबके गले में वो बात पैदा क्यों नहीं होती है। जी। कुछ देर तक भूल जाता है आदमी कि क्या गा रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी जी के इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उनको किसी ने पूछा था कि आपके किराना घराने की गायकी तो है पर आपकी गायकी उसमें भी थोड़ी अलग दिखती है। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि वो कहते थे कि कलाकार जो होता है बहुत स्वार्थी होता है। जी। वो जहाँ भी कुछ अच्छा मिले उसको बटोरते चलता है और अपनी प्रतिभा में उसको शामिल करता है। जी। और पंडित जी जैसे आपने बताया कि पलटों का रियाज वो सब करना गुरु जी को देख के आप करते थे, तो इसी से लेकर पंडित जी उनके एक मराठी इंटरव्यू में कहते थे कि जी। साधना और परफॉर्मेंस जी इनमें बड़ा अंतर होता है। जी हाँ। तो कुछ लोग परफॉर्मेंस को ही साधना समझने लगते हैं, वहां वो गलती कर बैठते हैं। जी। तो पंडित जी कहते थे कि यदि आप 8 घंटे साधना करेंगे तो 2 घंटे कुछ प्रेजेंट कर पाएंगे। जी हाँ। और साधना का अर्थ ये होता है कि आपके गले में जो दोष है, जहाँ लैकिंग फैक्टर्स है, उस पे काम करना यानी रियाज। जी। और प्रेजेंटेशन का अर्थ ये होता है कि जो आपका अच्छा है, जी, जो आपका बेस्ट है वही प्रेजेंट करना, उसका अर्थ ये होता है। तो उससे रिलेटेड आपको आपके साधना के कुछ दिन आप जो अनुभव बता पाएंगे कि जैसे आपने बताया कि सुबह भैरव और शाम में यमन, पलटों का रियाज, ये वो, तो साधना को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उस समय तो गुरु जी बोलते थे सुर का सबसे ज़्यादा साधना है। सुर पॉइंट पे, अपने पॉइंट पे सुर गिरने चाहिए। सुरीलापन का ध्यान देना है पहले जी। वो तंबूरे में मिले आवाज़, तंबूरे को बार बार सुनना है जी। कुछ देर तंबूरा सुनना है, तब आकार लगाना है जी। और उस पहले तो बोलते वो सुर में जब हो जाएगा, जगह जगह पे बैठ जाएगा, तो कम जो फास्ट में रियाज करने के लिए नहीं बोलते थे। अच्छा।
जैसे फास्ट तान का रियाज करने जी। करना, कम लय में करना है। तो बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि पंडित जी की जैसे ताने चलती है तो वो शायद उसी तरह का रियाज भी वो करते नहीं हैं। नहीं, वो तान का रियाज वो नहीं, गलत। आलाप का फास्ट रूप तान है, जी जी बिल्कुल, जलद गति से किया हुआ राग विस्तार यानी तान। वो तान हो गया। जी। तो जब वो आलाप सही होगा, सुर में होगा, सुर का ध्यान रखते हुए करना है। क्योंकि अब्दुल करीम खान साहब ने बोला है कि सुर गया तो समझो सिर गया, ताल गया तो बाल गया। ताल गया तो बाल गया। बिल्कुल। तो सुर को बोले, सुर को परफेक्ट लगाओ। जी तो वो तो रियाज रोज बैठोगे तो पलटे पलटे करते हैं, तो पलटे से जैसे तैयारी आती है, जी। गले में लोच आता है, जी तो उसको कम लय में करना है। जी अब ताकि समझ में आए, कम लय में करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो सुर में हो रहा है कि नहीं। फास्ट करेंगे तो पता नहीं चलेगा, कोई रे लगा, ग लगा, कोई म नहीं लगा, कभी कुछ नहीं लगा, तो ऐसे होता है उसमें। तो इस चीज़ का जो है वो ये मैंने अनुभव किया कि कम लय में रियाज करने पे, जी जिस लय में बहुत परेशानी हो आपको गाने में, उस लय में हाँ, बंदिश को भी, बंदिश को भी। कोई गाना तो उसको कम लय में गाना है। जी अब घरे गिनत जात, घरे गिनत जात, तिहारे मिलन के आस, घरे गिन। क्योंकि इसमें लंबा सांस खींचना हो रहा है ना, जी जी इसमें हम लंबी सांस ले रहे हैं जी और उतने देर सांस को खींच रहे हैं, जी उसमें मुश्किल लगाना मुश्किल है। और एक में जुड़े रहना चाहिए। जी तो ये जब वो हो जाएगा ना तो फास्ट तो अपने आप जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देर गाइए, आधा घंटा देखिए, बंदिश को आधा घंटा गाइए। जी जैसे गुरुजी कभी कभी, जैसे माधव भैया रियाज करते थे, माधव गुरु जी, तो उसमें मैं पहले चला जाता था। तो बोलते तबला बजा मेरे साथ ठेका। अच्छा। तो मैं ठेका, तो हम सोचते थे गुरुजी तान मारते हैं तो थोड़ा फास्ट करें, बजाएं। बोले सावकाश सावकाश सावकाश, लय कम करो, कम कम लय में कर रहे। तो गुरुजी आए, तब तक गुरुजी आ गए, बजा रहा था मैं ठेका, वो पूरिया कल्याण का सिखा रहे थे। बहुत दिन बीते, तो हमने सोचा कि थोड़ा फास्ट रहेगा तो देख गुरुजी जरा सामने से कैसे तान मारते हैं। गुरुजी बोले, गुरुजी ने और कम लय कर दी। अच्छा। और कम करो, लय कम करो। मैं ऐसे में लय हो गया कि ठेका देना मुश्किल उसमें। बाप रे। तो उतने कम लय में जी। वही जो बोलते थे ना कि गले के दोष को कैसे ठीक करेंगे। हाँ। कम लय में ही जब आप धीमे चलेंगे तभी आपके कदम सही जगह पे पड़ेंगे। तो वही उसमें है, बिल्कुल, पोस्चर, पैटर्न और फिर पावर। हाँ हाँ, तो ये फॉर्मूला वही रियाज में भी एप्लीकेबल है। वही है। जी जी जी। तो पंडित जी, आजकल अभी ये दौर देखने को मिलता है, जैसे सुबह भी हमारी बात हो रही थी कि शास्त्रीय संगीत का जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे अभी सोशल मीडिया का युग है, जी जी, तो वो शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में जो भी यंग म्यूजिशियंस है, कि पता नहीं क्यों उनको ये मैंडेटरी हो जाता है कि जी, 1 मिनट के भीतर के समय में उनको थोड़ा सा क्लासिकल प्रेजेंटेशन उनको बनाए रखना पड़ता है ताकि उनको लोग देखें, उनको सुने, जी जी, उनकी तैयारी उनको लोगों को मालूम पड़े, और फिर बाद में कुछ बात आगे बढ़े। तो इस विषय में आप क्या सुझाव देंगे कि ये, क्योंकि कहीं जाके ये शास्त्रीय संगीत का जो मर्म है इसको ठेस पहुंचा रहा है कहीं जाके। हाँ, वो तो है, वो तो उस पे क्या उपाय हो सकता है पंडित जी? उपाय क्या है कि दरअसल अभी कोई बहुत कम लोग सीरियस ले रहे हैं संगीत को। जी। तो अभी सब चीज़ वो लाइट म्यूजिक से जोड़ देना चाहते हैं। लाइट म्यूजिक में तो है कि 2 मिनट में गा के 2 मिनट 3 मिनट का गाना होता है। शास्त्रीय संगीत तो बहुत बड़ा होता है, सोचते हैं उससे तुलना करते हैं। जी। तो उसमें तब ऐसे संभव है कि रिकॉर्ड करिए और काट के डाल दीजिए, जो सही पोर्शन लगे उतना डाल दीजिए। लेकिन इससे क्या होता है कि अब सब सोचें कि इतने देरी तो गाना है, तानी तो मारनी है, तो इसको थोड़ा हम जल्दी में तैयार कर लेते हैं, तान मार कर लेते हैं। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि पहले आलाप होगा। अब जैसे कोई हमको बोल दे कि छोटा ख्याल गाइए, उस दिन गाने में वो बात पैदा नहीं होगी। जब कोई वो खुल के गाइए आराम से, जैसे तो गाना खिलता जाए। हाँ, वो तालीम की भी ज़रूरत है ना, तालीम भी नहीं है अभी लोगों को। तालीम भी नहीं है। जिसको तालीम होगी तो सिलसिलेवार गाएगा वो।
कम कम लोगों को तालीम है। जी जी। तो अभी खाली वो भीड़ जुटाने वाली बात हो रही है, भीड़ जुटाने के फीस लेना है, जी, भीड़ जुटाना है। अभी तो ऐसा हो कि भाई तुमको गाना गाना है तो आओ। और ये भारतीय संगीत जो है ये स्वांत सुखाय की चीज़ है। पहले आप अपने में आनंद लीजिए, पहले डूबिए उसमें। जब विलंबित से जब गाएंगे तब छोटा ख्याल गाते हैं तो उसकी ऐसी रव आती है उसमें जी, तान में, वो जो लहर थी जी, तो वो बिना विलंबित गाए नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, बिल्कुल। ये जो है नेचुरल संगीत है ना। नेचुरल संगीत। एक तो किसी को बोला हाँ चलो जल्दी शुरू करो यमन, अरे शास्त्रीय संगीत का कलाकार बहुत आराम से उठता है, ये धैर्य धीरज का काम है। एकदम आराम से जी उठेगा, जी, मुंह हाथ धोएगा, बिल्कुल। हमारे में शुद्ध होके तब किया जाता जी, है। जी, भले हम स्नान न करें, पहले हाथ मुंह तो धोएंगे, अभी सो के तुरंत उड़ जाएंगे, जी मुंह धोएंगे, फ्रेश होंगे, तब उसके बाद तंबूरा मिलाएंगे। जी। अब मेरा साज भी ऐसा है कि वो भी उतना, वो तो 10 मिनट तो ही लेता है मिलने में, मिलने के कम से कम। जी जी कभी कभी तो वो भी आधा घंटा लगा देता है जो मूड मिजाज में बनने में। जी तो जब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा तो क्या गाऊंगा उसको। जी, बिल्कुल। तो पिछले वर्ष मैंने अजय प्रसन्ना जी का, जी, पंडित अजय प्रसन्ना जी का जी, इंटरव्यू किया था। मैंने यही सवाल उनसे भी पूछा जी, था जी, कि हम तानसेन बनाने में तो शायद सफल हो गए, पर कानसेन बनाने में हम थोड़े कम पड़ गए भारतीय लोग। जी जी तो अभी जैसे शास्त्रीय संगीत की साक्षरता बहुत कम है, जी जी तो कॉमन मैन जो शास्त्रीय संगीत से पहले जुड़ा हुआ नहीं है, जी, वो शास्त्रीय संगीत से किसी भी माध्यम से जुड़े और शास्त्रीय संगीत का एक जानकार श्रोता निर्माण हो, जी जी, इसके लिए क्या उपाय आवश्यक है, ऐसा आपको लगता है पंडित जी? इसके लिए सबसे ज़्यादा मीडिया का इसमें होना जरूरी है। मीडिया में जैसे हम दूरदर्शन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, रेडियो तो खैर अभी बंद ही हो गया एक तरह से, तो रोज सुनाया जाए उसको शास्त्रीय संगीत जी। हर थोड़ी देर पे जब आए तो उसमें शास्त्रीय संगीत का कुछ सुनाई दे, ताकि तब लोगों को ये आएगा ये भी कुछ है। कभी विलंबित का सुना दे, नहीं पूरा देर तक सुनाए, कम से कम शुरू हो तो 20 मिनट तक विलंबित ही चलने दे, छोटा ख्याल गायब, उसके बाद कभी छोटा ख्याल लगा दे उसी का। तो ऐसा तो तभी ये हो संभव है कि रोज जब सुनते हैं ना, क्योंकि कभी कभी कई गाने ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं हैं, हम बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही गाना है, रोज सब बुराई करते हैं उसकी, लेकिन रोज बजते बजते वो गाना हिट हो जाता है और वही अच्छा लगने लगता है लोगों को। तो ये हमारा शास्त्रीय संगीत तो वैसे ही इतना रियाज किया हुआ है, तो रोज बजेगा तो कान में सुनते हाँ यार, अब आदत बन जाती है उसको सुनने की, कान तैयार होने लगते हैं, तैयार होने लगता है, इसी तरह से वही उसी से तैयार होगा ऐसे। बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी। हाँ, ये सॉल्यूशन हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जी जी जी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मीडिया यदि इसमें मीडिया इन्वॉल्व हो जाए ना, इनिशिएटिव ले, वही तो फिर ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। क्योंकि ऐसे तो, और बाकी तो जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं प्रोग्राम कराना, जैसे लोगों को जैसे बता रहे हैं कि आपके यहाँ गाँव से लोग आते हैं सुनने के लिए, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि गाँव से लोग खेत में काम करने वाले लोग गाना सुनने आते हैं, शास्त्रीय संगीत सुनने आते हैं। तो ये ऐसे होना चाहिए। इसमें जो है हम लोगों की भी कमियां हैं, कलाकारों की भी कमियां हैं कि हम केवल इसको ज़्यादा मुश्किल बनाने के चक्कर में जो है ना, हम तो ऐसा गाएंगे कि कोई समझ नहीं पाएगा जी। ऐसा उनको ये नहीं कि सामने वालों को अच्छा लगना चाहिए जी। अब हम बोलेंगे ऐसा कठिन करके लगाएंगे कि लोगों को, अरे ऐसा करो कि वो सुने, कुछ तो कहे कि हाँ, ये जो मेरे गुरुजी जब गाते थे तो उसमें खेत में काम करने वाले भी लोग कोई जा रहे हैं ना, तो उनको समझ में नहीं रहे, वो भी रुक जाता था जी, कंबल ओढ़ के पुराना सा, कुछ तो हो रहा है यहाँ, कुछ तो हो रहा है मतलब ऐसा। और उसमें वो संगीत में वो था, क्या बोलते गुरुजी बोलते थे, सिद्धि मतलब सिद्ध होना चाहिए, मतलब उसमें एक ही चीज़ को कुछ, जैसे एक ही बोलते एक ही चीज़ को गाना है जी, वो उसको तपस्या ही बोलते हैं। तपस्या, तो उसमें बात पैदा हो जाती है जी। वो जो है ना, एक चीज़ को जब गाएंगे तो कुछ दिन में उसी में रोशनी कुछ दिनों के बाद आने लगती है धीरे धीरे। अब रोज़ जो है क्या होता है आजकल, जैसे कहीं जो डिपार्टमेंट वगैरह जहाँ सिखाए जाते हैं म्यूजिक, उसमें क्या है कि रोज़ 10 राग, साल भर में 25 राग सिखाए जाते हैं।
साल भर में, हाँ, अब सिलेबस उस तरह से बनता है। अब हम लोगों का जब गुरु जी के यहाँ सीखने गए, उन्होंने जितना राग सीखा है उसको किनारे रखो। जी। यमन भैरव 5 साल 5 साल यमन भैरव भीम पलासी गया, बाप ठीक रे। है ना। तब तो अब 12 असुर का रोज रियाज हो रहा है। जी तो बिल्कुल। चेंज कर सकते हैं राग, इसमें ये कर दो ऐसे हो जाएगा। जी तो उस वो परफॉर्मिंग के लिए, तालीम के लिए तो गुरु शिष्य परंपरा, जी, वो गुरुकुल परंपरा जो है, गुरुकुल परंपरा की वही आवश्यकता उचित है। है। और पहले थोड़ा डिपार्टमेंटों में अच्छे अच्छे लोग थे, तालीम वाले लोग। जी। और लेकिन अभी तो एजुकेशन सिस्टम में वो अभी तो वैसे ही सब सिलेबस और वो क्रेडिट्स कितने लेक्चर्स होंगे वो उसमें बिठाने के चक्कर में और शास्त्री किताबें संगीत को- कितनी लिख दी। किताबें, एक ही दो किताब पहले के विद्वान लिखते थे, लिखे ना। जी। आज तक तो प्रोफेसर बनने के लिए 10 किताब लिख दिया, उसमें से देख लिया, उसमें से देख लिया, उसमें से देख लिया, जी, रिसर्च पेपर पब्लिश करने पब्लिश कर दिया तो हो गया। अरे पेपर प्रेजेंट पब्लिश करना और गाना सिखाना दोनों दो बात है। दो बात है। हाँ, तो वही ये चीज़ तो है। सही बात है। मतलब खुद का अस्तित्व तभी सिद्ध होगा जब श्रोताओं के माध्यम से पता चलेगा कि नहीं गवैया क्या है। हाँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, जी 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 रूबरू श्रोताओं के सामने। श्रोता सुने और सही गलत का सब न्याय कर देते हैं। जी उनको किसी विद्वान की जरूरत नहीं है, जैसे वो सामने श्रोता ही बता देंगे कि कौन कितने पानी में है। जी जी। तो पंडित जी, एक और सवाल, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी का तो सब जानते हैं कि वो एक सुर साधो सब सुर साधो, ऐसे जी। सुरीले और बुलंद आवाज के वो खुद धनी जी जी थे। जी जी। और वैसे ही आपकी आवाज में उनका रिफ्लेक्शन दिखता है। ये सब आपका प्रेम है, आप सब लोग का। नहीं, ये तो मतलब गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद भी। हाँ, वो तो आशीर्वाद उन लोगों का है ही है। बिना आशीर्वाद के तो ये आशीर्वाद का सब्जेक्ट है, जी ये दुआओं का आशीर्वाद का सब्जेक्ट है। और सबसे आशीर्वाद लिया है। सभी कलाकार, जी जितने भी कलाकार हैं, सबको सुनना है, जी जी। सबको सुनना चाहिए। अगला सवाल मेरा वही आ रहा था हाँ। कि पंडित भीमसेन जोशी जी के अलावा आपकी गायकी पे किन गवैयों का प्रभाव रहा है कि जिनकी गायकी आपको बेहद पसंद है? जैसे आपने बताया था कि पंडित वसंतराव देशपांडे जी वसंतराव जी को गायकी मैं, आप बहुत सुनते हैं। पंडित वसंतराव देशपांडे जी की गायकी हमको अच्छी लगती है, सुनते हैं हम। रिकॉर्डिंग हम सामने तो मिले नहीं। हाँ, उस्ताद सलामत अली नजाकत अली जो थे, जी 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 पाकिस्तान के जो थे, वो उनका गाना हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जी जी। और जो है उस्ताद आमिर खान साहब का, आमिर खान साहब। आमिर खान साहब का गाना थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है क्या चीज़ है उसमें। चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये इन लोगों को सुनते हैं, और भी बाकी सभी गवैयों को हम लगभग सुनते हैं। सुनते हैं, जो पसंदीदे और भी हैं, जैसे बहुत सारे हैं। तो सबको सुनते रहते हैं, कान बंद नहीं करना है जी कि कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा उसमें से मिल जाए। क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते थे, कलाकार एक तरह का चोर होता है। मैंने सुना बोला है, मैंने उनके हाँ, उन्होंने एक जगह उसमें भी निकला था, उनका पेपर में निकला था, आई एम म्यूजिक थीफ, पुणे में था मैं, आई एम म्यूजिक थीफ। यस हमने सोचा क्या, ये गुरुजी ने क्या लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि म्यूजिक कलाकार जो है एक प्रकार का चोर होता है। जहाँ से मैंने जैसे चोर जो हुआ ना, उसको सोचा कहाँ से हमको धन, जी तो उसी तरह वो संगीत संगीत वहाँ से अच्छा मिल जाए, वहाँ से अच्छा मिल जाए। अब जैसे बोल देते हैं हमको लोग की भी नकल कर दे, भैया आप ढूंढो उसमें, ढूंढो। उसमें कई लोगों की गायकी आती है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें क्योंकि पंडित कुंदन लाल जी से सीखा, उनका भी झलक आता है। शाम 84 घराने का जी आचार्य नंदन जी का आता है मेरे। जी। तो ये चीज़ें जो है, तो उसमें सबके देखने के, लेकिन देखेंगे तब ठीक से ना। तो वो परसेप्शन यदि है कलाकार के पास में, और वो रिसेप्टिव होना भी जरूरी है कि नहीं ये अच्छी चीज है तो हमें स्वीकार करूं, हाँ जी जी उसे अपनाऊं बिल्कुल, और साधना से उसको साध्य कर सकूं। और क्या। तो मुझे लगता है इसी से अभी मैंने सभी कलाकार जितने हैं, सभी एक तरह से जितने ये लोग देवी देवता हैं, जी जो नाम लिया ना, अब कितने लोग पढ़े पहले के लोग में, जितने ओंकारनाथ मंत्रों की जी, तरह उनके नाम तो लिए। कहने का मतलब ये देवी देवता हम समझते हैं कि संगीत के देवता हैं लोग। संगीत के देवता हैं। माने बिल्कुल। जो मैंने नाम लिया है, ये अभी पंडित अभिषेकी जी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, तो सब जितने भी हैं, जी हीराबाई बड़ोत्कर वगैरह, जो उनको रिकॉर्डिंग सुने हम लोग, तो ये सब जितने लोग, अब्दुल करीम खां साहब, जी तो इनको क्या सबको सुनना है। सभी घराने की खुशबू जो है ना, जी बिल्कुल। सभी घराने में, आगरा घराने में उस्ताद फयाज खान साहब वगैरह सबका जो भी हुए हैं, जी तो सब में बड़ा एक अलग वो है। अब गाना सुन के देखिए ठीक से, मगर ध्यान से, जी तो कुछ न कुछ मिलता है उसमें। 100%। हाँ,
तो बस वो एक नजरिया जो उसमें से लेने का है जी। वो मुझे लगता है कि गुरु की कृपा के बिना वो असंभव नहीं, एक जब सीखेंगे ना, एक गुरु बनाएंगे, जी, जब तक वो गुरु नहीं बनाएंगे एक ना, तब सब कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा। वही बताएगा, उसी में दिया। मेरे गुरुजी ही खुद बोलते थे, कई लोगों का गाना उनके गाने में आता था, परिपूर्ण गाना जिसको बोलते हैं। जी, जी, गुरुजी का मेरे संपूर्ण गाना, संपूर्ण गाना। और उन्होंने एक स्टाइल ही बना दी उन्होंने, भीमसेनी स्टाइल। और किराना घराना आता है, लेकिन भीमसेन वो सा लगाते लगे, ये भीमसेन का शगर लग रहा है, ये यस 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 भीमसेन की खुशबू आ रही है। जी, तो ये चीज़ हो जाता है। उन्होंने सबको मिला के, क्या नहीं उनके गाने में, आलाप में गहराई उतनी है, विलंबित उतना ही भारी आवाज़, स्पीड वैसी, दमदारी वैसी, जी, सब घरानों का एक तरह से जी, सभी वाणी थी। पहले ध्रुपद की वाणियाँ थी, जी, तो उसकी में एक कविता है सभी, जैसे गोबरहार वाणी, खंडहार वाणी, नोहार वाणी, डागुर वाणी। तो एक कहावत एक उसमें लिखा है कि जोर जोर खंडार गावे, जोर जोर से खंडार गावे, मधुर बोल को नोहार लेवे, जी, सांस बड़ी है गोबरहार की, आलापचारी डागुर की। अच्छा, तो ये सभी चीज़ों के इसका समावेश मेरे गुरुजी के गाने में सर्व था, समावेशकता सब जिसमें था। जोरदारी, मधुरता भी उतनी थी, लंबी सांस गोबरहार वाणी, जी, और आलापचारी डागुर की जैसे गंभीर गहराई। तो ये जो ये सभी वाणियों का, वाणी भले घराने के पहले वाणी ही थी, तो ये सभी का समावेश था उसमें। जैसे आपने बताया लंबी सांस, हाँ, तो उतनी लंबी सांस तो किसी की नहीं है। जी जी, तो उनके कई आवर्तनों तक ताने चलती थी, और ऐसे खारिज में जाते देखते देखते वो तार सब तक में चले वो गुरुजी बोलते थे, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जी जी जी, शरीर स्वस्थ होने पर बहुत बड़ा ध्यान देते थे उनको। वो गाना भी गाना कैसे होना चाहिए, गाना सीखने के लिए क्या करें, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जी, अगर हम लोग कहीं गए, घर में गए, खांसी आ गई, एक दिन कुछ नहीं बोले, दूसरे तीसरे दिन गए, अभी खांसी ठीक नहीं हुई, जाके डॉक्टर को तुरंत दवा लेने का। जी, तो ये इतना स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे वो। पंडित जी, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जैसे पर्सनालिटी पंडित भीमसेन जी की थी, जी जी, वो एक्चुअली भीमसेन जी जैसे दिखते भी थे। हाँ, दिखते थे वो। और उन्होंने बताया था कि वो व्यायाम बहुत हाँ, व्यायाम करते थे, पहलवानी, वो दंड बैठक लगाते हैं लगाते थे। हाँ, और जिस तरह के उनका व्यक्तित्व था, जी जी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट और अनुशासन वाले गुरु होंगे। तो उस विषय में आपके क्या अनुभव है? जैसे लेकिन वो डांटते नहीं थे ना। अच्छा, वो ऐसे लगता था उनका, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, तो जैसे वो लगेगा बहुत मुलायम, बहुत जमीन से जुड़े हुए थे वो। उनको कोई अपने को कुछ समझना नहीं। जैसे गुरु भी कई बोलते हैं, जैसे कहना कि वो उनको अंदर ये नहीं था कि मैं गुरु हूँ जी, वो एक आर्टिस्ट समझते थे, साधक समझते थे वो। उनकी प्रवृत्ति ये थी, भगवान पे भरोसा बहुत ज़्यादा करते थे, ईश्वर पे भरोसा। तो ये था कि उनका कि ये ज़्यादा डांटना उठना नहीं। जैसे प्रोग्राम सवाई गंधर्व हुआ, सुनने जाते थे 2-3, गुरु जी मतलब 2-3 दिन इधर अभी आने का नहीं। अच्छा, खाना खा के आराम से सोने का, अच्छा, आराम करने का 2-3 दिन, तो अब इधर आने का, मतलब जो भी काम करो आराम से करो। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि ऐसा कर। हाँ, एक चीज़ का स्टिक था कि एक बार बोल दिया ऐसे रियाज करना है, वैसे करना है। अच्छा, तो उसमें दोहराते नहीं थे? वो दोहराते नहीं थे। अब वो उसका फ़ायदा नुकसान आप समझेंगे जी। हम नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो विश्वास करना सबसे ज़रूरी है कि गुरु जो बोले, 100% शरणागति जिसको कहते हैं। हाँ, जब तक शरण में नहीं, बिल्कुल सब कुछ सोच वो करके नहीं आएंगे, तो अपना दिमाग ज़्यादा लगाने से ना, ये ज़्यादा बुद्धि का काम ज़्यादा नहीं, दिल से काम लेना होता है गुरु के यहाँ। गुरु ने एक बार कह दिया तो वो करना है। हाँ, दिल का दर्पण जो है, दिल के दर्पण को सफा कर दूर कर अभिमान को, खाक हो गुरु के कदम की तो प्रभु मिल जाएगा। क्या बात, मनुष्य संगीत तभी मिलेगा जब गुरु के कदम में जाओगे। ये हाँ, तो हम इसी उसमें लेते हैं इसको। जी जी, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया पंडित जी। जी जी। तो पंडित जी, अभी एक विषय ऐसा भी है कि जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी के
ये सारे मतलब बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, जैसे वसंतराव देशपांडे जी थे, जी 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 कुमार गंधर्व जी जी थे, जी जी फूला देशपांडे जी जी थे। जी तो इन बड़े कुमार जी को भी जब हम नाम लिए तो कुमार जी का नाम भूल गया था। बहुत सारे इतने सब कलाकार हैं ना, तो इन लोगों को भी बहुत सुनता हूँ मैं। जी, तो उनसे कभी मिलने का आपको अवसर प्राप्त नहीं, हुआ? कुमार जी से मिलने का हुआ था। अच्छा, ये कुमार वो जी, अनुभव क्या था आपका? और कुमार जी से ये पूना में आए थे वो, वही लास्ट उनका प्रोग्राम था अच्छा, सवाई गंधर में। सवाई गंधर्व। तो उस दिन मैं अलंकार की परीक्षा उसी दिन दिया था, और एग्ज़ाम लेने आए थे पंडित काशीनाथ बोडस जी। अच्छा, वो बिना जसबुदे के भाई थे। वो वो उनके पिताजी शंकर राव बोडस जी भी गले घराने के थे। वो कुमार जी के शिष्य अच्छा, मानते थे, मतलब गुरु जी बोलते थे, मानते थे वो। तो उस दिन प्रोग्राम सुनने गए, हम लोग साथ में ही गए। अच्छा, साथ में ही गए। हाँ, उनके काशीनाथ बोडस जी के साथ। तो वहाँ गए तो फिर कुमार जी से मिले। एक हमारे मित्र हैं, बम्बई में रहते हैं, अच्छा, तो वो भी आए थे। हाँ, तो बोले कि मिलते हैं बाबा से। जी, तो हम लोग गए, तो बताया उन्होंने कि हम आप के पास चले आए और ये पंडित जी के पास चले आए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, अभी तो प्रोग्राम है, तो कल ऐसा करो, होटल में आओ। अच्छा, प्रभात रोड पे हाँ, गुरु जी रुके थे, पंडित कुमार गंधर्व जी। कुमार गंधर्व। तो वहाँ गए, तो हम लोग गए सुबह, वही जब टाइम 10-11 बजे का दिया होगा। जी, तो बोले चलो आओ, आराम से बैठ के बात करेंगे, अभी कोई नहीं यहाँ। कोई नहीं है। क्या लोगे, कॉफ़ी चाय क्या लोगे? हमने कहा गुरुजी कुछ मन नहीं। अरे कुछ लो, तो उसी बहाने हम भी ले लेंगे कॉफ़ी। फिर कॉफ़ी मंगाया, बैठ के बात किया। तो उन्होंने बोला भाई कैसे भीमा से कैसे तुम्हारी मुलाकात हुई? अच्छा, तो हमने बोला ये ऐसे हुआ था, मेरे मन में ऐसे था। तो वो हमारा दोस्त थे, वो बताया कि ये हम दोनों बनारस में रहते थे, तो सोचे थे हम आपके पास जाएंगे, ये उनके पास चले आए। तो उनसे मैंने यही पूछा कि गुरुजी बताइए, 1-1.5 घंटे बात किए। अच्छा, 1-1.5 घंटे बैठ के आराम से, बड़े मगन होके बात कर रहे थे वो। तो मैंने बोला कि कुछ अनुभव बताइए अपना। जी, बोला देखो, जो गुरुजी ने बताया था, दुनिया सुर के इर्द गिर्द रहती है, जी, तुम सुर के पॉइंट को पकड़ो, जी, सुर के मध्य बिंदु को, सुर के मध्य बिंदु को पकड़ने की कोशिश करो, सेंटर में। सेंटर। जी, तो ये उनका बात है, अभी तक याद है हमको। तो वैसे फूला देशपांडे जी जो थे, जी वो भी इनके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते। तो उन्होंने ऐसे ही एक बार कुमार जी से पूछा था, मैंने जी। पुस्तक में पढ़ा है उनके। तो वो कहते कि कुमार, एक सुर साधो सब सुर साधो का अर्थ क्या है? तो कुमार जी ने, पंडित कुमार गंधर्व जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक सर्कल में खड़े हैं। जी हाँ। तो सर्कल में खड़े तो आप कॉर्नर पे भी खड़े रह सकते हैं, पर यदि आप उस सर्कल के सेंटर में चले जाएं तो वो सही जगह है, वो असली सुर है। तो ये उन्होंने इतनी सरलता से समझाया था। वही तो कोई मतलब म्यूजिक से ना जुड़ा है तो वो भी समझ जाएगा सुर की सटीकता को किस तरह से समझा जाए। वो बहुत मतलब आप तो मतलब भाग्यशाली रहे कि, हाँ। कि हमारी पीढ़ी तो उनको देख नहीं पाई। ना ये था, ये भाग्यशाली हैं कि हम उनसे दर्शन उनके हो गए थे। जी, तो ये है कि पॉइंट पे, अब एक पॉइंट है, पकड़ लिया आपने, जी, उसी में अंदर घुसिए, जी, उसी में अंदर घुसिए, बारीक करिए अपने दृष्टि को, बारीक दृष्टि करते हुए ऐसे जाएंगे, जी, तो जाके वो एक साधने से ही पता चलेगा। आधार स्वर तो पता चलेगा ना, जी, कहाँ से हम चले थे, जी, वो तो याद रहेगा ना हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी सा अगर भूल गए तो बाकी सब स्वर गड़बड़ हो जाएंगे। वही तो फाउंडेशन है। जी, और इसी बात से लेके एक सवाल है पंडित जी, आपके घराने मतलब पंडित भीमसेन जोशी जी का मैंने सुना है कि वो निषाद का तानपुरा लेकर रियाज करवाते थे। जी, हम लोग भी ताकि षड्ज वो पक्का हो जाए। जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए पंडित जी, तो वो किस तरह से वो कहते थे कि नहीं, अगर निषाद का तानपुरा है उसमें तो षड्ज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तानपुरा सुनते हैं। हाँ, वही निषाद ज्यादा सुनाई देता है। मैं भी गुरुजी के साथ जब रियाज के लिए बैठता था तो गुरुजी बोलते थे निषाद के तानपुरे में रियाज करो। हाँ, नहीं उसको खोजना पड़ता है ना, तो इसलिए दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, उधर रहेगा, निशा के चक्कर में रहेगा ना, साफ पकड़ने में, तो इसलिए दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए पंचम से तो वो मिल जाएगा, पंचम से तो आराम से मिल जाएगा। वो निषाद का यदि है तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अभी तो हम लोग को उसी पे गाने में आनंद आता है। जी जी जी, वो तो मतलब अभी इतने साल की। जी जी जी, वो जो निषाद मिलाते थे गुरुजी, वो अलग ही निषाद बोलता था गुरुजी का। वो ऐसा बोलता था ना कि एकदम
अलग से सुनाई नहीं देता था वो। जी जी वो सा में इतना मिल जाता था वो ना, जी, उसको सिंक्रोनाइज एक था रूप होना इस सा के थोड़ा जैसे जो जनरल निषाद है उससे थोड़ा चढ़ा रहता चढ़ा था, रहता था, और उसकी आस में सा की जो आस निकलती है उसमें छुप जाता था वो। छुप जाता था। तो सही, एक अलग ही षड्ज के बहुत पास में पास वो- था पास में था। तो वही है। और वो जब खास करके उनका यमन मैंने सुना है, हाँ। उसमें तो वो बहुत, जो आपने बात बताई जी, वो जी। बहुत ही दिख के आती है कि जी, जब जी। षड्ज के इसमें वो जैसे जी, मिल जी, जाता है, जी, जी। तो तानपुरे में से वो अलग दिखाई नहीं देता। जी जी जी, वही वही चीज़। पंडित जी, और आपके घराने की जो खासियत है, जैसे आपने बताया कि तान का रियाज है, वैसे ही ठहराव जो हमने देखा है पंडित जी के गायके में, और आपके भी मैंने रिकॉर्डिंग, जी जी। तो उसके लिए उनके क्या खास ये रहते थे? तो खास ठहराव के लिए वही चीज़, विलंबित लय में जो गाते जी। हैं तो उसमें वेरिएशन करते हैं, जैसे जी मन एक के बाद दूसरा वो नहीं होना चाहिए, जी, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए। रे लगाया, ग लगाया, जी सारे ग, फिर रेसा ग, फिर सा ग रे ग सा रे ग सा ग रे सा ग, ऐसे करके एक सिलसिला से चलते हैं जी, वो। तो मतलब ऊपर एक एक सुर को पकड़ते हुए तब ऊपर जाते हैं वो। जी तो वही विस्तार, तो एक अब जितने आगे सुर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा सुर होते जाएंगे, जी, तो वो श्रृंखला की तरह वो श्रृंखला की तरह से ऊपर जाएगा ऐसे। जी जी, तो इसी तरह से पलटे फिर वो सुर के आवर्तन। हाँ, उसमें और क्या। जी, बहुत अच्छे पंडित जी, वो तो मतलब हम वो तो जैसे वो करने का है, जैसे संगीत में जैसे बात करने का तो कुछ ज़्यादा बात से नहीं समझाया जा सकता, जी, वो गा के ज़्यादा समझ, वो गाने पे ही पता चलेगा। जैसे बताया वो करके आएगा, जब उसमें घुसेगा, जैसे सा लगाने के बाद कहे जी तो सा जब बता दिया, अब उसको सा लगाने पे अनुभव होगा, हाँ यार कुछ है इसमें। अगर नहीं किया तो, अब जैसे सिखाते हैं गुरु, तो कई लोग नहीं ध्यान देते हैं। जी, हम लोगों का क्या है कि गुरु जी ने जो जो बात कही है वो कोई बात आज तक भूली नहीं है, भूली नहीं। क्योंकि व्यर्थ बोलते ही नहीं थे वो। यस, पूरा सेंटेंस, मतलब 3-4 पेज की चीज़ एक सेंटेंस में बोलेंगे वो। घाघर में सागर बिठाना हाँ। जिसको कहते हैं। 2 पेज में जो बोल लिखेगा आदमी ना, जी। उसको एक सेंटेंस में ऐसे रख देंगे, तो वो झट से समझ में आ गया वो। जी, और इस तरह समझ में आएगा कि वो जी, जी। अभी तक नहीं भूलता। जो यंग म्यूजिशियंस है जो संगीत सीख रहे हैं, जी, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे पंडित जी? जो सीख रहे हैं उनको, उन्हें परफॉर्मिंग अगर करना है तो उस पर ही ध्यान केंद्रित करें। जी जैसे होता है ना कि थोड़ा ये कर लें, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा ये कर लें, वो एक कहा गया कि ऐसे एक साधे सब सदे, या सब साधे सब जाए। जी अब कई सोचते हैं क्या करेंगे हम, बाद में पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। तो ठीक है, पैसे के लिए मत करिए इसको, ये सोच के मत करिए, जी आएगा ही आएगा, वो तो भगवान ने देते हैं ना। जी, भगवान ने फिक्स कर रखा है कि आपको इतनी आमदनी आनी है, आनी है, तो कर्म करेंगे तो फल देगा। विश्वास तो करना पड़ेगा ना। विश्वास करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि वो विश्वास करके किसी अच्छे गुरु को पकड़े, सोच समझ के, जी जो अच्छे सिखाने वाले हों, जी। उनको समर्पित होके। जी। जैसे आप लोगों का देखा भक्ति गुरु के प्रति, जो देखा कि गुरु जी के सामने बैठते नहीं, एकदम हम गए थे गुरु जी बैठे थे, ये कोई बहुत देर तक, तो ये भक्ति, वो भक्ति से जाइए, और सीखने के बाद जो जो बात होती है उसको रियाज आके करिए। जी बिना रियाज किए होगा नहीं कुछ। सीखना है फिर साधना करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लेके चलेंगे ना, एक लेके चलिए जी तो ही जाके हो सकता है। जी तो ये हमारा संदेश उनको है जी, कि उस पे ध्यान केंद्रित करके करें, फल मिलेगा। फल मिलेगा। गुरु पे भरोसा रखिए, जी। भगवान पे भरोसा रखिए, तो बिल्कुल साध्य होना ही है। है। कुछ मुश्किल, मतलब असंभव तो बिल्कुल नहीं। वही, वो तो जो चाहेगा वही होगा। जी कितना भी आप कुछ कर सके रख लीजिए, जितना भी जतन कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, डीलिट कर लीजिए, उन्हें सोच रखा है कि आपको करना क्या है, जी जी, बस साधना करते रहिए। बिल्कुल। और पंडित जी, ये जो रियलिटी शोज आजकल चल रहे हैं, जी, और उससे मैं देख रहा हूँ कि बहुत पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बच्चे तो खैर कम हो जाएंगे, पर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जाके टीवी पे परफॉर्म करे। ये जो टीवी पे परफॉर्म करने वाली जो एक अट्रैक्शन बन गया है, तो उसके कारण मुझे कहीं लगता है कि शास्त्रीय संगीत वाला, अभी जैसे कोई आए 3 मिनट का परफॉर्मेंस दे, उसमें कुछ तान वान मार दी,
वो फेमस होने लग गया, उसको वोटिंग मिलने लगी, उसके यूट्यूब चैनल पे व्यूज बढ़ने फिर लगे, वहीं तक रह जाएगा वो, followers बढ़ वहीं तक रह जाएगा वो, उसका आगे नहीं करना, उसका मन तो वैसे दिमाग खराब। क्योंकि देखिए जब आदमी, देखिए सफल वही हुआ है आज तक, देखिएगा इतिहास उठा के देखिएगा, जी जो असफल हुआ है वही आज सफल है। जी, जैसे कभी ना कभी तो असफल हुआ है, तभी हाँ, जाके सफल हुआ। जैसे इनको, जैसे कि सभी बड़े बड़े कलाकारों का भी नाम आता है कि उनको रेडियो में फेल हो गए। जी, आमिर खान साहब को रेडियो में फेल कर दिया था, सी ग्रेड दे दिया था, अच्छा, बताते हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन अब जो दिया वो कहाँ था उसको कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता, आमिर खान साहब को पूरी दुनिया पूरी जानती है, दुनिया जानती है। उनते अमिताभ बच्चन जी को भी, जी, अमिताभ बच्चन जो थे उनको गए तो कभी तुम बहुत ज़्यादा लंबे हो, और रेडियो में अनाउंस के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया, उसमें भी फेल कर दिया, तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है। हाँ, अब देखिए, तो उसी भारी अब आवाज से देखिए, तो आज पूरी आप देखिए उसी आवाज़ की क्या बात है कि उसे गाते भी हैं वो, गाते भी हैं। जी, और वही हिट हो गए वो। जी, वो एक बार डायलॉग सब साफ हो जाएगा, सब मधुर आवाज़ खत्म, खत्म, तो वही भारी चीज़ है, भरकम आवाज ही चलेगी। वही चलेगी आवाज़। जी जी, बिल्कुल। तो एक जगह वो लगे रहे ना, तब जाके हुआ। तो ये रियलिटी शोज का जो आकर्षण बढ़ता जा रहा है, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? तो उसमें क्या है, अब उनको रोका तो जा नहीं सकता है, जी उनको रोकने का तो कुछ वो नहीं है, वो चाहते हैं कि जल्दी से हमारा भी बच्चा आ जाए उस पर, जी, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो अभी तो बहुत सारे बच्चे आए, अब पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? आज जो कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है ये शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं नहीं है, है। इसमें तो टाइम लगेगा, बिल्कुल, लेकिन इसमें जी, स्थायित्व है। स्थायित्व है। ये जो कुछ भी करेगा, म्यूजिक डायरेक्टर भी बनेगा तो उसको सुर का नॉलेज है, राग का नॉलेज है, जी जी, तो वो अच्छी तरह से कंपोजिशन करेगा ना, 100%, समाज को अच्छी चीज़ देगा वो। जी, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं है ये तो ठीक है, पक्की लोगों के लिए ठीक है कि हाँ भाई संगीत, हाँ भाई यहाँ लोगों को सुन रहे हैं, लोग उसको कर रहे हैं, बात। जी, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे वो नहीं है। शास्त्रीय संगीत पे तो उसका कोई बहुत अच्छा असर नहीं है, अच्छा असर नहीं है। क्योंकि जो भी सीखने आता है सोचा है 2 दिन में हम भी जाके दे दें, जी, इसमें तो टाइम लगता है ना। तो गुरु के पास सीखने जाएंगे, बोलेंगे हमको वो ऑडिशन देनी है, उसके लिए हमारी तैयारी कराइए। तो ये बोलने के लिए भी जो धैर्य कहाँ से आता है पता नहीं चलता। वही। गुरु के सामने तो जो, जैसे आपने बताया, जो भी आप सिखाइए हम सीखेंगे। जी ये जो एटीट्यूड होना चाहिए जी, जी। शिष्य में, वो पेरेंट्स के इस जिद के कारण खत्म हो जाए। जबकि टैलेंट है, अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, जी, इतना टैलेंट है कि छोटे में अच्छा गा रहे हैं वो, बिल्कुल, कोई ऐसा गा रहे हैं, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से सीख के आए वो, लगे वो उसी को अगर तालीम मिल जाए ना अच्छी, तो देखिए वो कहाँ जाएगा। कहाँ है। जैसे आपने बताया कि मीडिया ने इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए जी, तो एक आधा रियलिटी शो विलंबित के लिए क्यों ना, वही क्या, हाँ विलंबित गाए, तो बहुत और उसमें आकर्षण हो, विलंबित में आकर्षण हो, जी, विलंबित में आकर्षण बढ़े। हाँ बढ़े, हाँ जी जी, वही चीज़ है। पंडित जी, अभी आज आपका उस्ताद डॉक्टर गुलाम रसूल खान साहब संगीत महोत्सव जो 13वां साल है, जी जी, उसमें आज आप प्रस्तुति देने जा रहे हैं, आपके क्या विचार है उसके लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है हमको जी, कि हमको आप लोगों ने याद किया, ये इस संस्था ने याद किया, इसी बहाने हम यहाँ आए, और इतने अच्छे महान गुरु के याद में आप लोग इतनी भक्ति से कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो आज देखते हैं शाम को जी क्या होता है। अब पंडित जी के परफॉर्मेंस की हम सभी को प्रतीक्षा है। तो और आर्टिस्ट क्या गाएंगे, तो उस हिसाब से फिर रागों का चुनाव होगा। यही शास्त्रीय संगीत की खासियत है कि पहले से कुछ तय नहीं होता है। जैसे अब मान लिए हमारे पहले 2 आर्टिस्ट हैं, तो वो क्या गाएंगे, तो वो नहीं गाना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से वो स्वरावली भी ना छुई जाए तो ज़्यादा अच्छी है बात है, दूसरी स्वरावली चेंज कर दिया जाए। तो आप देखिए क्या लोग गाते हैं, तो उसी हिसाब से प्रस्तुति देंगे। तो चलिए, आप सबकी शुभकामनाएं होनी चाहिए। आज कैसा जी जी बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हम जो भी एक संगीत साधक के मन में जो भी प्रश्न होते हैं उसके आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिए, और आपने हमें इंटरव्यू करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं 8 स्क्वायर एंटरटेनमेंट और हमारे सारे व्यूअर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं भी बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी चीज़ें पूछी जी, और जो है, और खुल के पूछना चाहिए जी, इसमें। हम तो पूछने संकोच मत करिए, जो भी बोलना सामने बोलिए, बिल्कुल, तो उसका हम बोल सकते हैं, क्योंकि मंच पे तो बोलने का मौका है नहीं। मंच पे हम गाएं कि बोलें, वो मंच पे हम लोग बोलते नहीं हैं,
क्योंकि हमारे गुरु का आदेश था कि बात कम करना है। जी तो बात करना हो तो खाली बात कर लीजिए, गाना गाते समय खाली गाना गाना है। बिल्कुल तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके। आज सुबह से आपके साथ हम हैं जी और बड़ा आनंद आया। और आपके गुरुजी के यहाँ भी गए थे तो वहाँ भी बड़ा अच्छा लगा हमको कि आपके गुरुजी का भी नेचर वगैरह सब लोग बड़े, जी उसमें जो है बड़ी भक्ति आप लोगों की है और संगीत के प्रति समर्पण आप लोगों का है। देख के बहुत आनंदित हुआ मन। जी धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार। तो मिलते हैं फिर एक बार अगले एपिसोड में शास्त्रीय संगीत के बारे में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।